हेलो दोस्तों, मैं नर्मदा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सीजीएल का जो सेट चला रही थी उसका हम सीजीएल का सेट नंबर 8 देखेंगे। देखिए, बीच में पूजा हो गया था और मेरा कुछ काम चल रहा था जिसके कारण मैं डिस्टर्ब थी। उसके लिए आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो देखिए, सक्रिय 3 तरह का होता है। एक तो होती है सक्रिय, एक होता है मृत, एक होता है प्रसुप्त। यानी सक्रिय जिसमें बार बार विस्फोट होते हैं, मृत जिसमें विस्फोट अभी होने की मतलब समझिए पूरी तरह से वो ज्वालामुखी मृत है, उसमें किसी प्रकार की सक्रिय की तरह उसको ज्वालामुखी आने की संभावना ही नहीं है। और एक जो होती है प्रसुप्त, यानी उसकी फटने की कभी भी संभावना हो सकती है, निश्चित नहीं है कि कब फटेगा, लेकिन यानी ज्वालामुखी कब निकलेगा, लेकिन इसका प्रसुप्त का मतलब कि कभी भी हो सकता है, याद रखना है। तो सक्रिय मतलब जो बार बार होता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो होते हैं ना, इक्वाडोर में है। यह दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर, जिसमें यह सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, याद रखना है। वहीं पोपा पूछता है हमेशा म्यांमार में। ओजोस डेल सलाडो जो होती है ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। मोना लोआ जो है यह यूएसए का है। मोना लोआ यूएसए का है और पोपा म्यांमार के, ओजोस डेल सलाडे आपका दक्षिण अमेरिका का है। अगले है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देखिए, सबसे बड़ा पूछ रहा है, ये जो ऑप्शन दिए इसमें से, तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा जापान ऑप्शन अनुसार। लेकिन विश्व में सबसे बड़ा पूछे द्वीप समूह में तो यह इंडोनेशिया है। जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया में 25.5 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन जापान में जो है अभी वर्तमान में जनसंख्या यह 12.59 करोड़ है। जैसे कि बिहार की जनसंख्या कितनी है? 12.59 लाख है। अब बिहार की जनसंख्या हम लोग पढ़ते हैं अभी वर्तमान में जो है 2011 का जनसंख्या के अनुसार 10,40,99,452। अब हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 करोड़ से भी पार हो सकता है। तो 12 करोड़ लगभग जापान से तुलना किया जाए तो यह जापान एक देश है और यह द्वीप समूह में ये ऑप्शन अनुसार सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा। जापान का प्रमुख एक खूबसूरत द्वीप है, बहुत फेमस है। अगले कि स्थल मंडल निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित करता है? स्थल मंडल हम लोग पृथ्वी की 3 प्रॉपर्टियां पढ़े थे। एक तो हमारा था क्रस्ट, मेंटल कोर। तो देखिए, ऊपर होते हैं क्रस्ट, ऊपर बीच में होती है मेंटल और सबसे बीच में होती है जो केंद्र में होती है वह होती है हमारा कोर। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल कोर। तो जो हमारा क्रस्ट होती है सबसे ऊपरी, जैसे कि हम लोग का जो हिस्सा रहते हैं ना हम लोग, वह होता है क्रस्ट। ठीक है, और क्रस्ट के साथ साथ थोड़ी सी मेंटल का भी आता है। यानी जब आप पृथ्वी के तीनों चीज पढ़िएगा तो इसको भी बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मंडल, उसके बाद ऊपरी कोर, निचली कोर। ठीक है, 6 में बांटा जाता है, पढ़ा जाता है इसको। लेकिन तो याद रखना है ये हो जाएगा हमारा भूपटल और साथ में हो जाएगा ऊपरी मेंटल। ठीक है, भूपटल को ही हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, 3 होते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट को हम लोग कहते हैं भूपटल। यानी स्थल मंडल जो हम लोग का उस स्थल है ना ऊपरी हिस्सा, वह भूपटल और ऊपरी मेंटल से होकर बना है। अगला है कि सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? यह पूछा गया क्वेश्चन है। सोलास वन जो होती है ना, वह नीलगिरी पालनी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। यानी भारत में जो वन है नीलगिरी, जो कि उत्तरी दक्षिणी भारत का जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय बोल है, पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें एक नीलगिरी, आप नीलगिरी तो 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। पाली मुख्यतः आपका तमिलनाडु में है। इसके जो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, यानी ठंडी वाले, जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड वाला क्षेत्र होता है, वो प्रकार के वन पाए जाते हैं, उसको हम लोग सोलास कहते हैं। सोलास। अगला है कि संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत का, अगर हम भारत का अगर मैप देखें तो भारत का मैप पूरा अगर हम देखते हैं तो देखिए, भारत का जो मैप होते हैं ना, मतलब समझिए कि भारत है, ऐसे हम ऐसे खींच दे रहे हैं कि भारत का मैप ये है और ऊपर का सब हिस्सा है। तो भारत का जो यहाँ से जो शुरू होते हैं ये होते हैं मुख्य अक्ष से, और जो हमारा अंडमान निकोबार का पानी में जो स्थित है वो भारत का संपूर्ण पूछ रहा है। यानी यहाँ से लेकर जहाँ पे जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपरी छोर है, तो जो पूरा पूछता है तो होता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी यहाँ से अंडमान निकोबार। अगर मुख्य भूमि का पूछता है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
जाएगा, 6 के ऊपर जाएगा तो यहाँ से होता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट, संपूर्ण पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अंशांश, यानी नीचे से अंडमान निकोबार से स्टार्ट करके हम लोग लेके चले जाएंगे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र तक। निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 की किताब से सम्मानित किया गया है? देखिए फेमिना मिस इंडिया, एक तो होती है वर्ल्ड विश्व सुंदरी होती है, एक यूनिवर्स होती है, उसके अलावा फेमिना होता है, बहुत सारे होते हैं, मिसेज भी होता है। तो जो फेमिना मिस इंडिया है वो अभी हाल ही में बनी है सिन्नी शेट्टी। सिन्नी शेट्टी दोस्तों यह कर्नाटक की है और इनको हाल ही में फेमिना मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। अगले हमारे के सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक राज्यों यानी जो राज्य है उसके चारों तरफ से सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से दोस्तों 8 राज्य होती है, एक केंद्र शासित प्रदेश होती है। अगर 8 राज्य देखें तो यहाँ पे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, तो इसके ऊपर सबसे ऊपरी छोर में पहले आ जाता है हरियाणा, ठीक है, पहले इसके पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा, पंजाब नहीं आता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उसके बाद बिहार। आप देखिएगा तो जो होती है हमारा 8 राज्य होती है, एक यूटी होता है यानी यूनियन टेरिटरीज में नई दिल्ली है, ठीक है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। वही मध्य प्रदेश से 5 टच करता है। अगला कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पूछ रहा था, भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को, वहीं विश्व में पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन अनरेस्ट बोरलाग जी को, ठीक है, नॉर्मन बोरलाग जी को दिया गया, ठीक है, याद रखना डॉक्टर नॉर्मन अनरेस्ट बोरलाग जी को दिया गया है। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा 1967 से 68 में पूछा जाता है कि कब से कब, तो 67-68 में शुरुआत हुआ था। मुख्यतः इसकी शुरुआत जो उत्तराखंड है ना, वो उत्तराखंड के जेबी पंत पूछता है बहुत बड़ा कि जेबी पंत कृषि विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत किया गया था 1960 में। मुख्यतः जोर पकड़ा था 67 से 68 में, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए। यह डालमिया नगर में डेहरी ऑन सोन के पास स्थित है, यानी रोहतास जिला में। तो याद रखना बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, रोहतास क्षेत्र में है। वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसके देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह फीफा विश्व कप है, ठीक है, 23वां फीफा विश्व कप मेजबानी किया जाएगा। अभी हाल ही में 22वां फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित होने वाला है, तो ये हो जाएगा कतर में, ठीक है। यहाँ 23वां पूछ रहा है, तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये संयुक्त रूप से तीनों देशों के लिए दिया गया है। वहीं पूछे केवल जो फीफा जो पुरुष वाला है फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी, तो इसका याद रख लेना है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है, याद रखना है। अगला हमारा महिला वाला, ये तो पुरुष वाला है ना, तो पुरुष वाला तीनों देशों में होगा। वही महिला पूछे 2023 में तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक बंदरगाह है? देखिए भारत में मुख्यतः 13 बंदरगाह है, इधर जो होती है पश्चिमी होती है, इधर पूर्वी होती है। तो जो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है इस ऑप्शन के अनुसार इसमें विशाखापट्टनम होगा। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। जो कंडला है, कराईकल है, न्यू मंगलुरु है, ये आपका हो जाता है पश्चिमी तट पर, यानी इधर कर्नाटक के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखना है पूर्वी क्षेत्र में विशाखापट्टनम, इसके अलावा कंडला, तुतीकोरिन, पारादीप पारादीप है, और ये सब इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, याद रखना है। एक और याद नहीं है, हाँ, एनोर और चेन्नई, ठीक। अगला है कि वाणिज्यिक स्तर पर स्थित रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है, यानी किस में? ऑप्शन कौन सा? तो देखिए ऑप्शन आराम से काट दीजिएगा। सबसे ज्यादा केरल में होता है, तब तमिलनाडु में, तब कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि असम जो राज्य है ना, वह सभी यानी पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य है ना, उससे असम सभी राज्यों से सीमा साझा करता है, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे नागालैंड हो, सभी से असम। तो हमेशा याद रखना असम ही एक ऐसा अपवादित राज्य है जो सबसे सीमा साझा करता है। तो यह जब असम ऑप्शन में है ही, तो हम इधर उधर क्यों जाएंगे, यानी त्रिपुरा से असम सीमा साझा करता है और कोई सीमा साझा नहीं करता है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। वहीं बीपीएससी का रहता, अगर ऑप्शन 2 रहता तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, मैप हमको याद होना चाहिए। त्रिपुरा की विशेषता है कि मुख्यतः 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगले कि इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, यानी नाम पूछ रहा है। तो इतिहास के काल को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो पुरापाषाण, एक मध्यपाषाण, एक होती है नवपाषाण, ठीक है। तो सबसे पुराना होती है पुरापाषाण काल। अगले कि भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 2 हम लोग तो जानते हैं, एक महावीर जी, एक गौतम बुद्ध जी। तो महावीर जी को पूछे कि कहाँ पे मिला था, तो यह रिजु पालिका नदी के तट पर। वहीं गौतम
गौतम बुद्ध को पूछे तब फल्गु नदी के तट पर, ठीक है। त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल नामक वृक्ष, इनका होता है साल नामक वृक्ष महावीर जी का। और वही बुद्ध जी का पूछे तब फल्गु नदी पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल, ठीक है, पीपल, जो कि महात्मा बुद्ध से याद रखना कि पीपल वृक्ष बिहार की राष्ट्रीय वृक्ष भी है, तो महात्मा बुद्ध के तहत पीपल वृक्ष। अगला है कि बच गया साल, तो साल चला जाएगा कहाँ पे आपका, महावीर जी के द्वारा 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमले एवं लूटपाट किसने किया था, तो 1025 है, तो 1025 में जो मोहम्मद गजनवी जी है ना, इनके द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। यह पूछता है कि कौन सा आक्रमण था, तो 16वां इनका आक्रमण था, ठीक है। यह भारत पर 17 आक्रमण किए थे लगातार, एक के ऊपर इनका आक्रमण किया गया था। अगला है 1027 ईस्वी में इनका अंतिम विरोध हुआ था जाटों के विरुद्ध, इसके बाद इनकी 1030 में मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। अगला है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के क्या कहलाता था, शेरशाह सूरी के द्वारा, तो यह रुपया कहलाता था। शेरशाह सूरी के द्वारा जो चांदी के सिक्का आया था उसको रुपया कहा जाता था। ये पूछता है कि चांदी का सिक्का जो इन्होंने चलाया था, इन्होंने 178 ग्रेन का, और तांबे का सिक्का 380 ग्रेन का, ठीक है। और ये इन दोनों का अनुपात था 1:64, 1:64, यानी 1 अनुपात जो होता था चांदी और 64 अनुपात जो होता था तांबा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी, तो देखिए जो 2 पुर्तगाली गवर्नर का पूछता है, ब्लू वाटर पॉलिसी और एक होता है विवाह नीति, ठीक है, विवाह नीति, यानी हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेरा, ठीक है। और वही विवाह नीति पूछे तो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क के द्वारा जो हुआ था, इन्होंने विवाह नीति, अल्बुकर्क अल्मेरा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी। अगले एक निम्नलिखित में से किसने भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, ठीक है। और इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, भारत का युगदूत भी कहा जाता है। इनकी अन्य नाम है क्योंकि इनके द्वारा ही पहली बार भारत में राष्ट्रीय सुधार मतलब भारतीय समाज सुधार की स्थापना भी समझिए कि इन्हीं के द्वारा प्रमुख हुआ था। अगला हमारा कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना है, तब महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता था, और वहीं बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। बहुत पूछता है बहुत लोगों का अन्य नाम, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया था, ये तो इतना बार पूछा गया है, बी.डी. सावरकर जी। बी.डी. सावरकर जी के द्वारा 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, यानी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति को, ठीक है। और इसके अलावा आपका पूछता है एक बेंजामिन डिज़रायली जी को, इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था, ठीक है। टी.आर. होम्स के द्वारा सभ्यता एवं बर्बरता की युद्ध बताया गया था, सभ्यता और बर्बरता, टी.आर. होम्स में, ठीक है। अगला कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। यह भारत के गर्म दल के नेता थे, ठीक है। और यह बहुत ही भारतीय अशांति के जनक भी इनको उपनाम दिया गया था। अगला हमारे कि किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कहा था, यानी लुई फिशर जो थे उनके साक्षात्कार में यह बात कहा था कि तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है तो हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करेंगे। सांप्रदायिक मतभेद जो हिंदू मुस्लिम की जो हुआ था ना 1909 ईस्वी में आया था पार्लियामेंट में, तो उसी इसके बारे में इन्होंने कथन था। निम्नलिखित में से मांग का सिद्धांत का अपवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग के सिद्धांत का अपवाद क्या है जो इसको उल्लंघन करता है, यह है मूल्य या आवश्यक संपत्ति। मूल्य आवश्यक संपत्ति जो होती है प्रत्येक स्थिति में मांग के नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इन परिस्थितियों को मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है, याद रखना है। इसमें क्या होता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो यह उसकी मांग कम नहीं होती है, यानी वस्तु की अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग कम नहीं होगी, ठीक। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस देश को 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा भारत देश को हाल ही में इसके लिए चुना गया है, ठीक है। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में। अगला है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गिनी गुणांक हमेशा आय के लिए किया जाता है। तो आय में एक समानता होती है, एक असमानता होती है। तो आय में असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक गिनी गुणांक होती है, एक लॉरेंस वक्र होती है, ठीक है। तो गिनी गुणांक जो होती है
इसमें क्या होती है कि अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होते हैं और न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर। अगर आय में असमानताएं जो होगी वह कम होगी, मतलब बहुत कम होगी, तब मान 1 होगा। ठीक है, मतलब जो होती है, मतलब अधिकतम आय में ज़्यादा असमानता है तो अधिकतम 1 हो जाएगा, न्यूनतम 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1912 ईस्वी में गिनीज नामक व्यक्ति के द्वारा ही इसकी शुरुआत किया गया था। स्वतंत्र स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ कब किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था और 2019 में भारत को जो गंदगी मुक्त से भी घोषित किया गया था। निम्न में से उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्पादन के प्रमुख 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। ठीक है, दिया जाता है। तो जो उत्पादन की क्रियाशील साधन होती है ना, वो होती है श्रम। यानी देखिए, हम लोग क्रियाशील क्यों कह रहे हैं? श्रम जो होती है, श्रम के माध्यम से उत्पादन के स्तर को प्रभावित करती है। अगर हम ज़्यादा श्रम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उत्पादकता ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये श्रम क्रियाशील साधन है। ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्रम में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। ठीक है, वहीं एक पूछा जाता है जो हमारा मतलब नाभि के लिए भी जारी किया जाता है कि एंगस्ट्रम जो होती है ना, जैसे आपका एक नाभि का भी पूछा जाता है, परमाणु का आकार का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वही प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में 1 एंगस्ट्रम पर 10⁻⁻10 मीटर होती है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो किसी आदर्श द्रव की श्यानता जो होती है ना, वह 0 होती है। आदर्श द्रव की श्यानता 0 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी तरल की श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसके सही मात्रा डेका पॉइज या पॉइजली होती है। ठीक है, चाहे पास्कल सेकेंड भी कहते हैं हम लोग इसको। अगले कि एक उड़ते हुए जहाज में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? एक जो जहाज उड़ रहा है तो उड़ते हुए जहाज में स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसकी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि अगर कोई उड़ रहा है तो ऊंचाई होगी कुछ, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और रेखीय वेग के कारण उसमें गतिज होती है, कुछ वेग से तो चलता है ना जी, तो हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। यानी दोनों होती है। वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो जो चोगम है ना, इसकी बैठक रवांडा में होगी। रवांडा हमारा अफ्रीका का देश है। ठीक है, यह राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक होती है। यानी राष्ट्रमंडल के जितने अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि अभी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु होगी तो उनके जो बेटी बनी है अभी हाल ही में, तो इसकी बैठक किया जाएगा। तो कहाँ होगा? रवांडा में। परावर्तन के नियम के अनुसार, तो परावर्तन के तो 2 नियम होती है। एक तो आपतन कोण परावर्तन कोण जो होती है वो बराबर होती है। तो यह बोले आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट है। एक होती है जैसे कि देखिए ऐसे होती है, आपतन ऐसे आया घूम गया। ठीक है, और एक और होती है आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जो अभिलंब है तीनों एक ही ओर स्थित होते हैं। देख रहे ऊपर ही स्थित है, सब ऊपर स्थित है। तो इसका परिभाषा होती है आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतित किरण पर डाला गया विलंब तीनों एक ही में होती है। ये दूसरा नियम होती है। पहला होती है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना एक कोण होगा उतना एक कोण होगा। ठीक, अगला है कि परमाणु के उप परमाणु कण क्या है? यानी परमाणु में कौन कौन कण स्थित है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बाहर जो चक्कर लगाता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से किसने स्टेनलेस स्टील की कठोरता आती है? तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित इनमें से किस रोग को प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? यानी किससे प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होती है चाहे नहीं होती है? तो ये होता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होती है ना, यह समझिए कि एक जो सर्दी वाला बीमारी होती है ना, ये तरह के इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। लेकिन एडस, पोलियो और जो हमारा हाइड्रोफोबिया है यह इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक, अगला कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? सभी को पता है कि वर्षा का जल। वर्षा का जल अगर इतना शुद्ध होते हैं कि उसको एकत्रित करके हम रखें तो बहुत दिन तक पी सकते हैं। ठीक है, तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होती है, जिसका पीएच मान पूछता है तो 7 होती है, यानी उदासीन होती है। किस युग्म में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ये देखिए बहुत पूछता है। देखिए बल, दाब, कार्य एवं ऊर्जा के विमीय सूत्र एक समान होती है। आवेग संवेग एक होती है, भार बल का एक होता है, लेकिन बल और दाब का विमीय सूत्र एक समान नहीं होती है, याद रखना है। जैसे कि
अगला है हमारा निम्नलिखित नहीं होती, कार ऊर्जा का समान होती है, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। विद्युत का अच्छा चालक नहीं होती है, तो चांदी तो होती है, तांबा होती है, ग्रेफाइट भी होती है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी यह विद्युत का चालक होती है, यह अपवाद है। लेकिन ब्रोमीन जो है ना, यह विद्युत का कुचालक होती है। यह हाइड्रोजन समूह का एक तत्व है और इसके क्या होती है ना कि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है और यह विद्युत का कुचालक होती है, यानी अच्छा चालक नहीं है। अगला है कि डाउन सिंड्रोम है, तो देखिए बहुत पूछता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है, अगर किसी को है यह तो उसके बच्चे में भी होने की संभावना होती है। आनुवांशिक रोग का मतलब यही होती है। अगला है हमारा कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल है, जो कि दांत के ऊपरी भाग होती है, कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है। देखिए सही मिलान नहीं है तो विटामिन B1 को बायोटीन, ये तो 100% गलत है। बायोटीन को 7 कहते हैं, विटामिन B7। विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालेमिन और विटामिन के को फिलोक्विनोन। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। विटामिन B1 को थाइमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, ठीक है, और विटामिन B3 के जो होती है वह नियासिन, ठीक है। और उसके बाद विटामिन डी के और ई और के होती है, फिर विटामिन B12। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बायोटीन विटामिन B7 को कहते हैं। अगला है हमारा B1 को थाइमिन। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो पीछे होती है यह सबसे लंबी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। तो आहार नलिका जो इसमें है वह ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो होती है वह ग्रास नलिका यक भाग है, मुंह के जीभ के पिछले हिस्से से प्रारंभ होकर यह आमाशय तक जाती है, यानी पेट तक जाती है, ठीक है। तो यह आहार जो हम लोग खाना खाते हैं वो निगलता है। अगला है कि गुर्दे की संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई क्या है। तो संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। अगला कि इंसुलिन की कमी से होती है मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से अगर पूछे तो मधुमेह रोग होती है, अब बहुत बार पूछा जाता है। इंसुलिन मानव शरीर की अग्नाशय नामक ग्रंथि की बीटा कोशिका से 3 कोशिका होती है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा जो होती है इससे अलग अलग स्रावित होती है, तो बीटा से होती है हमारा इंसुलिन, ठीक है। निम्नलिखित में से नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो वायु में से जो नहीं पाया जाता है वह रेडॉन होता है, ठीक है, रेडॉन। रेडॉन का आरएन कहा जाता है। इसका परमाणु संख्या जो होती है 86, रेडॉन परमाणु संख्या 86 होती है, यह रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। और जेनॉन को हम लोग आश्चर्यचकित गैस कहते हैं, यानी स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, यह यौगिक बनाने में सक्षम होती है। हाइड्रोजन ग्रुप में यही होती है कि वह यौगिक नहीं बनाता है, ठीक है, निष्क्रिय जो धातु होती है, लेकिन निष्क्रिय ये चाहे नोबेल, लेकिन जेनॉन बनाने में सक्षम होती है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल का कम से कम 60% भाग वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भूटान जो है, ठीक है। भूटान में कहा जाता है यह कार्बन क्रेडिट बेचता भी है, ठीक है, यानी खरीदता है। इसके पास इतना वन है ना, 60% वन समझ रहे हैं, बहुत बड़ा वन होती है। अभी तक भारत में जो वन है 24.61 ही हुआ है, 62 लगभग। भारत में 33% वन रखने की कहा गया है। कुल क्षेत्रफल आप जानते होंगे 32,87,263 है उसका टोटल, ठीक है। नादिर शाह आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस समय आपका बहादुर शाह थे। बहादुर शाह कार्यकाल 1719 से स्टार्ट होते हैं 1748 ईस्वी तक, ठीक है। तो याद रखना बहादुर शाह थे उस समय। नादिर शाह के द्वारा ही कोहिनूर हीरा को ले गया था, साथ ही में मयूर सिंहासन को भी लूटा गया था, जिस पर अंतिम बैठने वाला बादशाह मोहम्मद शाही थे। और प्रथम पूछता है तो जो हमारा शाहजहाँ थे उन्होंने बैठा था। निम्नलिखित में सबसे कम आबादी वाला नगर क्या है। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा देश हो, कम आबादी वाला हो, वेटिकन सिटी है, ठीक। सावक किस देश की गुप्तचर संस्था है। गुप्तचर संस्था बहुत पूछता है। तो सावक जो होती है वो हमारा ईरान की है, ठीक है, ईरान का है सावक, ठीक। अगला है जापान का, तो इसको हम लोग नाइचो कहते हैं। नाइचो जापान का गुप्तचर संस्था है। मिस्र का मुख्य बारात, वहीं इराक पूछे तो अल मुख्य
मुखबरात, मिस्र मुखबरात, इराक अल मुखबरात, ठीक है। जापान का नाइचो, ईरान का सवाक। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है, ठीक, स्पेन के मैड्रिड शहर में है। और विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हुआ था। अगला है हमारे कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देश कितने हैं? तो अभी हाल 54 हो चुके हैं। 54वां देश जो होते हैं वो मलेशिया बना था, बहुत पूछता था 54वां देश। तो यह वर्तमान में 54 देश है। राष्ट्रमंडल मतलब जो ब्रिटेन के अधीन रहने वाले देश, इसको राष्ट्रमंडल कहते हैं। शेरशाह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो शेरशाह मस्जिद जो है दोस्तों यह सासाराम में स्थित है। शेरशाह मस्जिद, मस्जिद पूछ रहा है, ठीक है, तो मस्जिद आपका पटना में है। शेरशाह जो हमारा परवेज शाह के द्वारा मस्जिद बनाया गया था, शेरशाह, ठीक है, मस्जिद पूछता है। और वही शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वह आपका सासाराम में, ठीक है, सासाराम में। तो ये याद रखना, पटना में है मस्जिद, जो कि इसके बेटा ने परवेज शाह के द्वारा बनाया गया था। वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल गरम दल के बीच विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो कारण नहीं था वो था आपका संविधान सभा के गठन की मांग, यानी संविधान सभा के गठन की मांग उस समय नहीं चल रही थी। स्वराज की मांग था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी थी, जो कि बाद में 1924 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, या आप पढ़िएगा इसके बारे में। अब बहिष्कार की मांग भी था, यानी किसी प्रकार का हम जो भी हम लोग को अंग्रेज के द्वारा दिया जा रहा है उस चीज़ को नहीं लेंगे, ये तीनों था। लेकिन संविधान सभा के गठन की मांग नहीं था, बाद में यह हालांकि आया। तो याद रखना है, गरम दल सूरत में, नरम दल गरम दल। अगला कि छौ किस राज्य का लोकनृत्य है? तो बहुत पूछता है। छौ झारखंड का लोकनृत्य है, ठीक है। अगला कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में। इसका पूछता है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और मौलाना मजहूर हल के द्वारा, जो सदाकत आश्रम बिहार में है ना, सदाकत आश्रम पटना में, इसी में यह बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। और औपचारिक रूप से उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और पूछता है कि इससे कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार विद्यापीठ से जुड़े हुए थे। एक प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन देखे थे। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान सभा का जनक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रारूप समिति के गठन के बाद ही संविधान सभा का निर्माण स्टार्ट हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन पूछता है तो हमेशा 29 अगस्त 1947, ठीक है। बाद में इन प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 ईस्वी को पेश किया था। बाद में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित 26 नवंबर को कर लिया गया और यह 26 जनवरी को लागू हो गया था, ठीक है। तो याद रखना है, 29 अगस्त को स्थापना हुआ प्रारूप समिति, अपना रिपोर्ट पेश किया 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। बाद में इसको 1948 में अंगीकृत अधिनियमित कर लिया गया और फिर लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के स्थान पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इंपोर्टेंट 15। इसमें 5 चीज होती है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म। 5 आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 15 है, ठीक। अगला हमारे कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी 2 हम लोग पढ़ते हैं। जो राज्यों को दिया गया है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो लोगों को दिया गया है वो हमारा होती है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो जो लोग यानी भारतीय लोग है उसको मौलिक अधिकार, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आया किस लिए था? तो यह आया था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। याद रखिएगा, बहुत पूछता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ठीक है। यानी जो हमारे लोगों में तंत्र है ना, वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, यानी सभी का कल्याण हो। यानी जो हमारा देश के शासन अध्यक्ष है उनका कर्तव्य होगा, राज्यों के जो वहाँ पे कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होगा कि यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, मतलब अच्छे राज्य की स्थापना करें। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में 36 से 51। अगला है अनुच्छेद दस्ता। आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत पूछता है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से इन्होंने भाग कर इसका गठन किया था नेपाल में। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। वहीं पूछे लोकसभा में तो 550। पहले 552 थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो 552 अधिकतम, अब हो गए हैं 550, ठीक। अगला हमारा कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? जो हुआ था INS तलवार, INS अब फेमस हो गया है, ये होगा HMIS तलवार के द्वारा इसकी स्टार्ट किया गया था। और नौसेना विद्रोह जो हुआ था ना, समझिए कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा
जो संगठन था उसी का एक भाग था। तो नौसेना विद्रोह HMIS तलवार के द्वारा 18 फरवरी 1946 ईस्वी को किया गया था। 18 फरवरी 1946 ईस्वी के द्वारा, ठीक, याद रखना है, बहुत पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? यानी नियुक्ति पूछ रहा है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में बहुत सारे क्लॉज है, ठीक है। तो 75 के 1 में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक। और 75 के 2 में प्रसाद प्रयत्न होंगे, 75 के 3 में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसे ही 75 में सारे क्लॉज से है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75। वहीं अनुच्छेद 78 पूछता है, तो अनुच्छेद 78 जो होती है यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति का संघ प्रशासन के मामले मंत्री में, यानी समझिए कि मंत्री, और जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है और यह जो राष्ट्रपति है, ये जो मंत्रियों की बात होती है इसके पास पहुंचाना अनुच्छेद 78 में कहा गया है। 80 में तो हमारा राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अगला कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? तो भारत का उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 224, और वहीं उच्चतम न्यायालय पूछे तो अनुच्छेद 32 में। अगला कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था। अगला कि एक वर्ष में ग्राम सभा के न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जा सकती है? तो न्यूनतम बैठक हो तो अधिकतम न्यूनतम बैठक 4, अधिकतम कभी भी हो सकती है, यानी साल में 4 को बैठक होगी, ठीक है। वहीं संसद का हम लोग देखते हैं तो 3 होती है। अगला है कि मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुखिया जो त्यागपत्र देता है ना, बहुत पूछता है। तो मुखिया जो हम लोग जो चुनते हैं ना 5 वर्षों के लिए, यानी जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं इनके द्वारा चुना जाता है। तो इसकी जो चुनाव होती है, याद रखना है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होती है, जिसको हम लोग वीडियो कहते हैं, यहाँ पे आपका प्रमुख होती है। लेकिन जो हमारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं, जिसको हम लोग डीएम के तहत ही होती है, तो याद रखना उसको मुखिया त्यागपत्र देगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ जी को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्हीं के समय मेटकॉफ जी के समय भारतीय प्रेस के पर क्या हुआ था, पूरी तरह से बैन लगा था। और बेलेजिली के समय भी पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का इसका जिक्र किया गया है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।